हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे डी तथा ए ब्लॉक के तत्वों में। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसके गुण। तो सबसे पहले है पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर। तो उसका कलर होता है नारंगी रंग का और यह सॉलिड रूप में या फिर क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। इसका गलनांक 670 केल्विन होता है। जब इसको ठंडे जल में कम, लेकिन जब गर्म जल में इसको डालेंगे तो पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। ऊष्मा के प्रति जब इसका प्रभाव देखेंगे तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसको गर्म करने पर यह पोटेशियम क्रोमेट तथा क्रोमिक ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसका यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, माने कि ऊष्मा देंगे, तो ये जो है पोटेशियम क्रोमेट, यह है पोटेशियम क्रोमेट का सूत्र K2Cr4 और यहाँ पे बनेगा क्रोमिक ऑक्साइड। यहाँ पे जो लिखा है क्रोमिक ऑक्साइड उसका सूत्र है Cr2O3। तो क्रोमिक ऑक्साइड और पोटेशियम क्रोमेट में यह अपघटित हो जाएगा और उसके बाद जो ऑक्सीजन बचेगा वो O2 गैस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगला गुण है इसका क्षार के साथ रिएक्शन। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसके विलयन को जब हम लोग क्षारीय करने के लिए नारंगी रंग के जो क्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन इसको बोलेंगे, यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसमें पोटेशियम प्लस आयन के रूप में टूटेगा और Cr2O7 जो है 2 माइनस आयन के रूप में टूटता है। तो इसमें जो Cr2O7 2 माइनस आयन के रूप में यहाँ पे बना है इसको बोलेंगे डाइक्रोमेट आयन। तो यह नारंगी रंग का रहता है क्षारीय विलयन, लेकिन इसका जो आयन है वह पीले कलर के यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड वाले आयन में परिवर्तित हो जाता है। जब क्षार से इसको रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो कलर नारंगी रहता है वह येलो कलर वाले Cr4 2 माइनस आयन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयन है जो नारंगी कलर का रहता है। जब इसको क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो क्षार में OH माइनस आयन देने की क्षमता रहती है। तो क्षार से किसको ग्रहण करेगा, OH माइनस आयन को ले लेगा और यहाँ पे क्रोमेट आयन का पीला कलर में चेंज हो जाता है। जब इसी विलयन को अम्लीय करेंगे, माने कि जो ये येलो कलर का विलयन मिला रहता है इसी को जब अम्लीय करते हैं तो फिर से वहाँ पे नारंगी कलर दिखने लगता है विलयन में। तो यह है क्रोमेट आयन पीला कलर का। जब इसको अम्लीय करेंगे, अम्लीय करने का मतलब है अम्ल से क्या मिलता है, H+ आयन। तो अम्ल में H+ आयन रहता है तो H+ आयन के साथ इसको फिर से रिएक्शन कराएंगे या फिर अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वहाँ पे pH मान में कमी हो जाएगी क्योंकि विलयन का मान अम्लीय है। तो pH मान वहाँ पे क्या होगा, 7 से कम हो जाएगा और जो पीले कलर का विलयन था वो फिर से नारंगी कलर के डाइक्रोमेट आयन में यहाँ से चेंज हो जाता है, प्लस H2O का अणु यहाँ से बनता है। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाता है कि जो क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन ये दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं। यहाँ पे यह है क्रोमेट आयन और यह है डाइक्रोमेट आयन। इन दोनों के बीच में यहाँ पे साम्य अवस्था वाला चिन्ह लगा है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे रासायनिक साम्य अवस्था जो कि आणिक प्रकार की साम्य अवस्था है यहाँ पे पाया जाएगा। विलयन में pH के अनुसार ये एक विलयन से दूसरे विलयन में परिवर्तित होते रहेंगे। जब इसमें क्षार मिलाया जाएगा तो क्या होगा, ये जो साम्य अवस्था है ये बाईं ओर झुक जाएगा और क्रोमेट आयन की अधिकता के कारण विलयन पीले कलर का हो जाएगा। माने इसमें क्षार मिलाएंगे तो येलो कलर मिलेगा और इसमें जब अम्ल मिलाएंगे तो फिर से नारंगी कलर वाला डाइक्रोमेट आयन यहाँ से मिलता है। तो ये हो गया अम्ल और क्षार मिलाने का प्रभाव। उसके बाद दिया गया है सांद्र H2SO4 या फिर इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया।
तो ठंडा और सांद्र, सांद्र का मतलब है कॉन्सेंट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट लाल कलर के क्रोमिक एनहाइड्राइड का निर्माण करता है। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट है और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये दोनों जिस माध्यम में रिएक्शन करेंगे उसको गर्म नहीं करना पड़ता है, वह जो मिश्रण रहता है वो ठंडा रहेगा। अब ठंडा रहता है तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के बाद यहाँ से बनता है क्रोमिक एनहाइड्राइड और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और H2O का निर्माण होता है। तो ये जो है क्रोमिक एनहाइड्राइड ये रेड कलर का रहेगा, तो जिसके कारण जिस भी पात्र में इस विलयन को लेंगे, कांच का बीकर या टेस्ट ट्यूब जिसमें भी, वह रेड कलर का दिखाई देता है। गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जब देखो H2SO4 के साथ रिएक्शन को दो प्रकार से कराया है, पहला ठंडा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया है तो क्रोमिक एनहाइड्राइड बना। अब इसी सल्फ्यूरिक अम्ल को जब गर्म करने पर, जब डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे और इस विलयन को क्या करेंगे, गरम करेंगे। शुरू ठंडा किए थे, अब क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। तो गरम करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो यहाँ पे बनेगा क्रोमिक सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट और H2O बनता है और साथ साथ यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बन करके ऊपर उड़ जाएगी, इसलिए ऊपर एरो के निशान से इसको बताया गया है। अब यहाँ पे जो अगला इसका रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। तो इसको प्रैक्टिकल में कई बार करना पड़ता है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। तो जब भी किसी क्लोराइड साल्ट, कोई सा भी साल्ट मिलेगा, उसमें क्लोराइड साल्ट को क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे तेल के समान लेकिन वाष्पशील रेड कलर का क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो क्लोराइड का परीक्षण करने के लिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को करते हैं। तो इसमें क्या क्या रहेगा, पहला तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4, उसके साथ ही जो साल्ट हमको मिला रहेगा उसमें क्लोराइड होना चाहिए। तो 3 प्रकार के पदार्थों से यह क्रिया कंप्लीट होगी। तो पहले जो इसमें रिएक्शन होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्रोमिक एनहाइड्राइड और H2O, यही वाला रिएक्शन है। फर्स्ट वाला रिएक्शन सेम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या बना है, जो और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अधिकता में रहेगा तो क्या होगा, जो ये है क्लोराइड वाला साल्ट जिसमें NaCl, तो इसमें Cl माइनस के रूप में टूटेगा, तो ये क्लोराइड वाला साल्ट कहलाएगा। इसके साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा प्लस HCl यहाँ से बाहर निकलता है। अगर क्रोमिल क्लोराइड का जो रिएक्शन है उसको सबको जोड़ करके लिखेंगे तो अगर स्टेप को अलग अलग आप लोग नहीं याद कर सकते हो तो इसको एक ही स्टेप में याद कर सकते हैं। यहाँ से K2Cr2O7 प्लस 4NaCl प्लस 6H2SO4, जब ये सब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण होता है, CrO2Cl2। यही है क्रोमिल क्लोराइड, जिसके कारण किसी भी साल्ट में क्लोराइड के जगह में कोई सा भी क्या हो सकता है, किसी भी साल्ट में जो क्लोराइड रहेगा उसके साथ जब H2SO4 और इसको डाइक्रोमेट को रिएक्शन कराएंगे तो क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण होगा, जिसके कारण वाष्पशील रेड कलर वहाँ पे दिखाई देता है। तो इस परीक्षण को बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। और साथ में बनता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और यहाँ पे बना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और H2O।
तो ये हो गया इसका संपूर्ण रिएक्शन। अगर इसको स्टेप में कितने स्टेप में पूरा होता है ऐसा पूछेगा तो ये है तीसरा स्टेप, और इससे पहले देखे थे 2 स्टेप, तो टोटल 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। उसके बाद इस अभिक्रिया का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, गुणात्मक विश्लेषण में क्लोराइड मूलक के परीक्षण में इसको प्रयुक्त होता है। माने कि जो भी प्रैक्टिकल करते हैं उसमें जो गुणात्मक परीक्षण किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें इसको प्रैक्टिकल के समय किया जाता है। और जो क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प जो बनती है यहाँ पे, उसको जलीय NaOH के विलयन में अवशोषित कराया जाता है, जिसके कारण पीले रंग का विलयन वहाँ पे प्राप्त होता है। और इसमें जो पीला कलर मिलेगा उसमें कुछ मात्रा में क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल मिलाकर उसको लेड एसीटेट का विलयन बनाया जाता है, तो लेड क्रोमेट का वहाँ पे पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ तक था क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण। अब इसी को क्या किया है, आगे बढ़ाया है। तो जो क्रोमिल क्लोराइड है उसको क्या करेंगे, NaOH के विलयन में अवशोषित कराएंगे। माने कि जो NaOH रहेगा इसका विलयन ले लेंगे, उसमें इस गैस को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ से पीले कलर का विलयन यहाँ पे मिलेगा, और यह पीला विलयन सोडियम क्रोमेट का रहता है। अब इस सोडियम क्रोमेट में क्या करेंगे, लेड एसीटेट का विलयन फिर से डालेंगे, जिसके कारण यहाँ पे लेड क्रोमेट का येलो कलर का अवक्षेप या पीला अवक्षेप यहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्रिया कंप्लीट होती है। उसके बाद आगे दिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक का मतलब है किसी भी पदार्थ को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, माने उसके साथ ऑक्सीजन को जुड़ने में सहयोग करेगा। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है अम्लीय माध्यम में क्या करता है, प्रबल ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करता है, क्योंकि यह विलयन में नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने की क्षमता रखता है। पहले भी देख चुके हैं नवजात ऑक्सीजन के बारे में। तो ये क्या करेगा, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण ये क्या करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक के समान अम्लीय माध्यम में काम करता है। तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहाँ पे है H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल प्रकार का अम्ल है। तो यह जो माध्यम है दोनों का विलयन हो क्या हो जाएगा, अम्लीय माध्यम हो जाएगा। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये पोटेशियम और सल्फेट मिलके क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट प्लस यहाँ पे क्रोमिक सल्फेट H2O, और यहाँ से नवजात ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। इस प्रकार से जो कोई सा भी ऑक्सीजन मुक्त होगा उसको क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है उसी के कारण इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीकृत करने का गुण पाया जाता है, और यह ऑक्सीकारक के समान काम करेगा। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयन है, और H+ माने कि अम्लीय माध्यम और इलेक्ट्रॉन ये सब क्रिया करके यहाँ से क्या बनाएगा, इसमें का जो क्रोमियम रहता है वह Cr3+ आयन के रूप में बन जाता है। तो अम्लीय माध्यम में इस प्रकार से इसमें जो क्रोमियम रहेगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था इसमें +3 करता है, माने कि ये एक ऑक्सीकारक का काम करेगा। इसकी अम्लीय माध्यम में होने वाली कुछ अभिक्रियाओं को यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब Ki का विलयन से आयोडीन को मुक्त होना, माने पोटेशियम आयोडाइड का जो विलयन रहता है उसमें से आयोडीन को मुक्त करता है। तो यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट और यह है H2SO4। ये दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन यही वाला है, पहले देखे हैं। पोटेशियम सल्फेट, यह क्रोमिक सल्फेट H2O और यह नवजात ऑक्सीजन। उसके बाद
ये जो H2SO4 है फिर से KI के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे जो नवजात ऑक्सीजन निकला था उसको भी यहाँ पे रिएक्टेंट के जगह में लेंगे। तो ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, आयोडीन गैस और H2O का निर्माण करेंगे। तो ये जो पोटेशियम आयोडाइड अभिकारक के रूप में लिए थे, यहाँ से I2 बनता है जो कि आयोडीन गैस है। तो पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा था, लेकिन यहाँ पे जब I2 बनेगा तो आयोडीन का जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान यहाँ पे 0 रहता है। तो ये क्या करेगा, -I से 0 वाले I का निर्माण कर रहा है। तो ये आयोडीन को ऑक्सीकृत कर रहा है, या कह सकते हैं कि जो KI के विलयन से आयोडीन को मुक्त करने का काम करेगा। इसी रिएक्शन को अगर हम लोग आयनिक रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 का इसमें 7 ठो अणु लिया गया है, तो इसको अगर हम लोग आयन के रूप में लिखेंगे तो इसमें का केवल H+ आयन ही यहाँ पे यूज हो रहा है। तो केवल H+ आयन को यहाँ पे शो किया है। तो क्या हो जाएगा, H2SO4 7 ठो था, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 7 दूनी 14 हो जाएगी और इसमें का जो Cr2O7 और 2K था तो यहाँ पे 2+ आएगा, 2- आएगा और इसमें का 7 दूनी 14 ठो H+ आएगा और इसमें का 6 ठो KI का I- आएगा। अब ये सब रिएक्शन करके यहाँ पे Cr3+ 7H2O और 3I2 का निर्माण करेंगे। ये हो गया पहला रिएक्शन ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब इसका दूसरा रिएक्शन दिया है फेरस लवण का फेरिक लवण में ऑक्सीकरण। तो जो फेरस लवण है उसका फेरिक लवण में क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। तो जो फेरस रहता है उसमें आयरन का माने कि Ap का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहता है, लेकिन जो फेरिक है उसमें आयरन या Ap का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पाया जाता है। तो यहाँ पे जो इन सब को नहीं देखते हैं, डायरेक्ट इसमें रिएक्शन देखते हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो जब फेरस लवण में Fe2+ के रूप में जो आयरन है इसके साथ रिएक्शन करेगा और यह फिर से एसिडिक माध्यम में हो रहा है, अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ पे H+ आयन काम करेगा। तो इसके साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पे जो क्रोमियम था ये फिर से क्रोमियम 3+ के रूप में बना है और जो 2+ था यहाँ पे 3+ में चेंज हो जाएगा। तो 2+ से 3+ वाले में चेंज हुआ, माने कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है। तो इसको बोलेंगे फेरस लवण, रस रहता है ना, फेरस और यहाँ पे रहेगा फेरिक। इक जो 3+ वाले में इक आता है लास्ट में और इसमें आता है अस, तो फेरस से बनेगा फेरिक आयन। अब इसका तीसरा रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है H2S का जब सल्फर में ऑक्सीकरण करेगा। जो H2S है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -2 पाया जाता है। तो H2S में कितना रहता है ऑक्सीडेशन, -2 रहेगा। अब इसको क्या करेगा, सल्फर में चेंज करेगा। तो जो सल्फर है फ्री रूप में अकेला रहेगा तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का मान होता है 0। तो यहाँ पे -2 से हो जाएगा 0, तो माइनस से 0 में आ रहा है, माने कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ पर भी इन सब को अगर नहीं देख पाओगे तो इस वाले को देखना, या करके जो दिया रहता है उसी को। तो यहाँ पे ये फिर से आया पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयन और यहाँ पे 4H2SO4 लिया गया है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा H+ आयन और यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये तीनों क्या करेंगे, अभिकारक के रूप में है। अब यहाँ से जो Cr था फिर से वही होगा, यहाँ पे Cr3+ में चेंज हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन था और इसका ऑक्सीजन मिलके बन जाएगा H2O और इसमें का जो सल्फर था H2S का ये फ्री रूप में यहाँ पे आ जाता है।
तो ये हो गया इसका तीसरा रिएक्शन ऑक्सीकरण वाला। अब इसी में अगला दिया है कि जो सल्फाइड रहेगा उसको सल्फेट में ऑक्सीकृत करेगा। तो सल्फाइड का मतलब है SO3। यहाँ पे जो सल्फाइड रहेगा उसमें रहता है SO3 और सल्फेट रहता है उसमें रहता है SO4। तो इसको याद रखना। तो ये जो सल्फाइड आयन है ये फिर अम्लीय माध्यम में H2SO4 की उपस्थिति में और डाइक्रोमेट आयन की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे। तो ये क्या है, सल्फाइड है। यहाँ पे सोडियम का सल्फाइड लिया गया है। तो इसी को तोड़ा है तो ये किस में टूटेगा, 2Na+ और SO3 2-। तो यहाँ पे जो सल्फाइड है SO3 2- आयन, इसके साथ जब क्या होगा, डाइक्रोमेट आयन और H+ आयन की उपस्थिति में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे SO4 2- आयन का निर्माण होता है। तो जो SO4 2- आयन है इसको बोलेंगे सल्फेट आयन और SO3 2- आयन है इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। तो ये सब रिएक्टेंट हैं और इधर प्रोडक्ट में जो क्रोमियम है 3+ आयन के रूप में आ जाएगा और सल्फाइड से बनेगा सल्फेट और H2O यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। यह हो गया इनका ऑक्सीकरण का चौथा स्टेप, जिसमें था सल्फाइड से सल्फेट में ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे किसको, थायोसल्फेट। तो जो थायोसल्फेट है, थायो कहने का मतलब है जिसमें भी सल्फर रहेगा उसको बोलते हैं थायो। तो सल्फर वाला जो सल्फेट रहेगा उसको बोलेंगे थायोसल्फेट। जो थायोसल्फेट जो है उसको सल्फेट के रूप में ऑक्सीकृत करने का काम करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे डायरेक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट को नहीं लिया है, उसका आयन को लिया है, डाइक्रोमेट आयन को, और ये भी 4H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा। तो 4H2SO4 है तो 8 हाइड्रोजन आयन बनेगा। यह है थायोसल्फेट H2O3। जब इसका रिएक्शन होता है तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो थायोसल्फेट था इसी में बस यहाँ पे अंतर है, बाकी सब सेम है। तो जो थायोसल्फेट था यहाँ से बनेगा सल्फेट आयन और जो क्रोमियम से बनेगा क्रोमियम 3+ आयन, और यहाँ पे फ्री सल्फर भी बनता है मुक्त रूप में, और H2O का अणु भी बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से प्राप्त होता है। अगला इसमें ऑक्सीकरण है नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। यहाँ पे जो नाइट्राइट ईट जब लास्ट में रहेगा, ईट रहेगा तो इसका मतलब है NO2 होता है उसमें, और जब नाइट्रेट आता है, टेट रहता है लास्ट में, तो उसका मतलब है उसमें NO3 रहेगा। तो क्या करेगा, जो नाइट्राइट है उसको करेगा चेंज नाइट्रेट के रूप में। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिएक्शन को लिखा गया है आयनिक रूप में। तो यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट का डाइक्रोमेट आयन, यह सल्फ्यूरिक एसिड का H+ आयन, क्योंकि अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होता है। यह है नाइट्राइट आयन। तो नाइट्राइट में हमेशा रहेगा NO2- आयन। अब जब नाइट्रेट में चेंज होगा तो हो जाएगा NO3- आयन। तो जब ये सब रिएक्शन करेंगे तो ये जो सेम ही हो रहा है, Cr था फिर से Cr3+ बन गया। अब इसी में बस यहाँ पे चेंजेस है, NO2 जो माइनस आयन था वो चेंज हो गया NO3- आयन में। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो इसमें रहता है NO2 में +3 रहेगा और इसमें आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का मान +5। तो +3 वाले से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो जाएगा, +5, जिसके कारण ये जो है इसमें +3 से +5 में चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए यहाँ पे इसको बोला गया है ऑक्सीकरण का रिएक्शन। अब अगला इसका है ऑक्सीडेशन वाला, जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका CO2 के रूप में ऑक्सीकरण। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH COOH। अगर इसको ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे
तो ये हो जाएगा COOH का ट्वाइस। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये फिर से रिएक्शन करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन के साथ और H+ आयन के साथ। अब रिएक्शन करने के बाद यहाँ से फिर से बनेगा Cr3+ और H2O, और साथ में ये जो इसमें का ऑक्जेलिक अम्ल है यहाँ पे H था और यहाँ पे भी H था, तो दोनों H को जब ये दान कर दिया तो ये क्या बन गया, माइनस आयन के रूप में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन था वो H+ के रूप में दान किया है, तो COO- बन गया और ये हो गया COO-। तो ये जो आयन है इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। अब ये जो ऑक्जेलेट आयन है इनके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से CO2 बनेगा एक अणु और यहाँ से बनेगा एक ठो CO2। तो CO2 के रूप में ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब अगला है इसमें कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 ये H2SO4 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो वही सब में लिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन और H+ आयन, इसके साथ क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे तो फिर से बनेगा 3+ आयन H2O, और यहाँ पे जो H2SO4 में ऑक्सीकृत हो रहा है। तो जो H2SO4 है इसको पहले तोड़ लेते हैं तो क्या बनेगा, H+ 2H+ बनेगा और SO4 2- आयन इसमें बनेगा। इसको यहाँ से तोड़ोगे ऐसे करके तो ये बनेगा 2H+ और SO4 2-। तो यहाँ पे इसका केवल किसको लिखा है, SO4 2- को यहाँ पे लिखा है। तो जो SO2 था ये बनाएगा SO4 2- आयन, ये हो गया। अब उसके बाद आता है एथेनॉल का एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण। तो जो एथेनॉल है, एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, या डायरेक्ट लिखोगे तो C2H5OH भी इसको लिखते हैं। तो इसका क्या होगा, एथेनॉल लास्ट में आ रहा है ऑल। ऑल कहने का मतलब है एल्कोहल है इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में, और लास्ट में आ रहा है नल। नल कहने का मतलब है कि इसके लास्ट में क्रियात्मक समूह क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अब यहाँ पे आ रहा है एथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब है कि जो एथेनोइक अम्ल है उसमें क्रियात्मक समूह होगा कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो इसी प्रकार से जो एल्कोहल रहेगा एथेनॉल है उसको एल्डिहाइड, एथेनॉल और कार्बोक्जिलिक अम्ल वाले एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत करने का काम करता है। तो ये है पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा प्लस क्रोमिक सल्फेट बनेगा, H2O बनेगा और यहाँ से क्या मिला, नवजात ऑक्सीजन। तो ये स्टेप केवल नवजात ऑक्सीजन निकालने के लिए लिया गया है। अगर ये पूरा याद नहीं होता है तो इस दोनों को लिख के नवजात ऑक्सीजन आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से, और लिख सकते हो कि इस प्रकार से रिएक्शन कराने से यहाँ से हमको नवजात ऑक्सीजन मिलेगा, जिसके द्वारा यहाँ से एथेनॉल का इन सब में ऑक्सीकरण करेंगे। तो यह एथेनॉल जब ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ से जो निकला है इसके साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से इसमें का 2 हाइड्रोजन और इसमें का ऑक्सीजन निकल के बन जाएगा H2O, और ये जो है एथेनॉल है वह एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे OH है क्रियात्मक समूह एल्कोहल, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो एथेनॉल था वो हो गया एथेनॉल। इसी प्रकार जो एथेनॉल है, ये जो एथेनॉल है इसका क्या करेंगे और फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे तो एथेनॉल से क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल का यहाँ पे निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है COOH, तो COOH को बोला जाता है बेंजोइक अम्ल, और ये किसके साथ जुड़ा है, मेथिल ग्रुप के साथ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 2,
इसलिए इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक गुण। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इस प्रकार से ऑक्सीकारक गुण रखता है, बहुत सारे पदार्थों को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करने का काम करेगा। अब अगला इसका गुण है हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया के लिए जो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट रहता है उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन से क्रिया कराते हैं, तो वहाँ पे गहरे नीले कलर का विलयन मिलता है। जो विलयन मिलेगा बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में या फिर कांच का कोई सा भी पात्र लेंगे उसमें, तो जो विलयन रहता है वो क्या रहेगा, गहरे नीले कलर का रहता है, डार्क ब्लू कलर का रहेगा। और यह जो रंग है CrO2 ट्वाइस के कारण आता है। तो यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन। ये है अम्लीकृत बोला है, तो अम्लीकृत है तो H2SO4 के संपर्क में है तो वहाँ से मिलेगा H+ आयन। और यह हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, इसके साथ ये सब जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से बनेगा CrO5 + 5H2O का अणु। तो यहाँ पे ये जो रंग रहता है नीले कलर का, क्या होता है, धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे CrO5 जो बना हुआ है इसका अपघटन होता है और अपघटन होने के बाद बनता है Cr3+ आयन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाएगा। जो CrO5 है ये दो पदार्थों में टूट जाता है, पहला तो बनेगा Cr3+ आयन और दूसरा बनेगा यहाँ से ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से इसके बनने के कारण जो है उसमें जो डार्क ब्लू कलर रहेगा वो धीरे धीरे फीका पड़ते जाता है। यहाँ पे इसका रिएक्शन कंप्लीट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब आगे इसमें दिया गया है डाइक्रोमेट आयन की संरचना। तो जो डाइक्रोमेट आयन अभी तक देख रहे थे Cr2O72-, इसकी संरचना देखेंगे तो जो क्रोमेट आयन है यह चतुष्फलकीय संरचना देता है। क्रोमेट आयन कहने का मतलब है CrO4-। इससे पहले देखे थे CrO4- आयन 2- आयन, तो O क्या था, क्रोमेट आयन था। और यहाँ पे है Cr2O72- आयन, तो यह था डाइक्रोमेट आयन। तो जो क्रोमेट आयन है उसकी संरचना रहेगी टेट्राहेड्रल या फिर चतुष्फलकीय। और डाइक्रोमेट आयन में से जो दो चतुष्फलक हैं एक उभयनिष्ठ ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो क्रोमेट आयन में एक क्रोमियम रहता था और 4 ठो ऑक्सीजन रहता था, और जो डाइक्रोमेट है उसमें 2 ठो क्रोमियम है और 7 ठो ऑक्सीजन है। तो अगर 2 ठो क्रोमेट आयन को मिलाएंगे तो 2 ठो क्रोमियम और 8 ठो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो उसमें का जो एक ऑक्सीजन है दोनों को मिलाते हैं तो 8 ऑक्सीजन हो रहा था, उसमें का एक ऑक्सीजन गायब हो जाता है और जो एक ऑक्सीजन हो उभयनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है। तो जो क्रोमेट आयन है उनकी चतुष्फलकीय संरचना है। तो जो 2 क्रोमेट आयन है आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, डाइक्रोमेट आयन बनाते हैं। तो जो 2 चतुष्फलक हैं उसमें एक उभयनिष्ठ ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो इसकी संरचना को यहाँ पे बताया गया है। यह क्रोमेट आयन CrO4 आयन। अब इसी क्रोमेट आयन में क्या होगा, एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, माने 2 ठो जो क्रोमेट लेंगे उसमें के एक का 1 ठो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो एक के पास 3 बचेगा और इसका 1 ठो चौथा तो बाहर निकल गया, और दूसरे के पास 4 ठो रहता है तो इसमें का 3 को खुद अपना रखता है, और जो एक ऑक्सीजन है ये दोनों ब्रिज के रूप में इसको जोड़ने का काम करेगा ये ऑक्सीजन। तो जो इसमें का 7वां ऑक्सीजन रहता है वो ब्रिज वाले ऑक्सीजन के रूप में काम करेगा, सेतु ऑक्सीजन का काम करेगा। और यहाँ पे जो बंद कोण का मान होता है 126 डिग्री रहेगा। यहाँ पे जो क्रोमियम और ऑक्सीजन की बंद लंबाई 179 पिकोमीटर रहता है, और यहाँ पे क्रोमियम और इस ऑक्सीजन की जो बॉन्ड की लंबाई है 163 पिकोमीटर पाया जाएगा। तो ये हो गया क्रोमेट आयन की संरचना जो चतुष्फलकीय है।
और पोटेशियम डाइक्रोमेट में 2 चतुष्फलकीय संरचना क्या हुआ है, एक ऑक्सीजन को सेतु के रूप में जोड़ करके बना है। अब आगे देखेंगे इसका उपयोग पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो जो लैब में प्रैक्टिकल के समय बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, तो प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और अपचायक जो रहेगा उनका आयतनात्मक आकलन करने में इसका उपयोग होता है। यह जल में विलय होकर के मानक विलयन देता है, क्योंकि यह प्राथमिक मानक प्रकार का विलयन होता है। तो प्राथमिक मानक, सेकेंडरी मानक, इसके द्वितीयक मानक, इसके बारे में प्रैक्टिकल में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखना कि ये मानक विलयन देता है और ये प्राथमिक प्रकार का मानक विलयन होता है। क्रोमियम में कई यौगिकों के निर्माण में, जैसे कि क्रोम एलम, क्रोम येलो, क्रोम रेड और जिंक येलो, इन सब के फॉर्मेशन के लिए किसका, डाइक्रोमेट का उपयोग होता है। रंजक के रूप में, माने कि जो रंजक रहते हैं, डाई रहता है, उसको बनाने के लिए क्रोम टेनिंग में और कैलिको प्रिंटिंग तथा फोटोग्राफी में पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कांच के सामान है, बहुत सारे जो उपकरण हैं जो लैब में कांच के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे बीकर और जो मापक फ्लास्क रहेगा, कोनिकल फ्लास्क रहता है और टेस्ट ट्यूब रहता है, इन सब कांच के सामान उपकरण बनाने में नई कांच के सामान या उपकरण जो रहता है उनको साफ करने में क्रोमिक अम्ल उपयोग होता है। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उससे क्या करेंगे, क्रोमिक अम्ल बनाएंगे, उसके द्वारा जो कांच का उपकरण रहता है उसको स्वच्छ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कंप्लीट हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, यह भी लैब में बहुत ज़्यादा यूज होगा प्रैक्टिकल में, तो इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।